दोस्तों आदाब। मैं प्रोफेसर सईद खान आज एक बहुत अहम और नाजुक मौके पर आप लोगों के सामने आया हूं। इलेक्शन का दौर शुरू हो चुका है। हर पार्टी के उम्मीदवार अपने अपने मैनिफेस्टोज लेके अपने अपने वादे लेकर आपके हमारे सामने आ रहे हैं। 20 नवंबर को जो इलेक्शन होने जा रहा है उस अहम इलेक्शन में अपने वोट देने से पहले हमें कुछ बातें समझ लेनी चाहिए, क्योंकि वोट जो है वो हमारा हक है। एक बहुत अहम फरीजा, एक बहुत अहम ड्यूटी है हमारी कि हम ना सिर्फ सही पार्टी बल्कि सही कैंडिडेट को भी वोट दें। हमारा हम बचपन से सुनते आए हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा कि दुश्मन दो तरह के होते हैं, एक खुला दुश्मन, एक छुपा दुश्मन। खुला दुश्मन वो है जिसे देखते ही हम सतर्क हो जाते हैं, हम होशियार हो जाते हैं, हम अलर्ट हो जाते हैं कि हमारा खुला दुश्मन सामने से आ रहा है, वो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। लेकिन जो छुपा दुश्मन होता है, जो आस्तीन के सांप होते हैं, उनको पहचानना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दोस्तनुमा दुश्मन जो होते हैं ये हमारे अपने होते हैं, हमारे साथ में उठते बैठते हैं और हमें डस लेते हैं। आज मैं उसी मुद्दे पे बात करने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ। 2014 और अगर थोड़ा और पीछे जाएं तो 1996 से जो है बीजेपी, आरएसएस और दूसरी जितनी संघ की जो निचली और झेली तंजीमें हैं, विश्व हिंदू परिषद ले लीजिए, बजरंग दल ले लीजिए, समता जो है, सनातन धर्म वाली जो तंजीमें हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस है, वो ले लीजिए, तो ये हमारी खुली दुश्मन है। ये जो है हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो लेके चल रही है। ये हिंदुस्तान को, जो कि बरसों से सेक्युलर मुल्क रहा है और गंगा जमनी तहजीब का एक गहवारा रहा है, एक मिसाल रही है पूरी दुनिया में, ये संघी जहन रखने वाले ये लोग जो है इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। तो ये तो खुलकर आ रहे हैं। पिछले कई दिनों से, आपने कई सालों से, बल्कि खासतौर पे 2014 के बाद में तो ये खुलकर आ रहे हैं। मुस्लिम दुश्मनी इनकी छुपी हुई नहीं है, तो ये तो खुले दुश्मन है। एनडीए है, बीजेपी है, उनके जो साथी हैं, अब ये खुले दुश्मन है। पहचानना हमें जो है वो छुपे हुए दुश्मन को, जो हमारे आस्तीन के सांप है। मैं बात कर रहा हूं इंडिया अलायंस और एमवीए की। आपको याद होगा, ज्यादा दिन नहीं, मई के अंदर, मई 2024 में जो पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, इंडिया अलायंस बनी और महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी उसका पार्ट रही। महाराष्ट्र में एमवीए कहलाती है। 48 सीटों में से 48 सीटों में से एक भी मुसलमान को पार्लियामेंट की टिकट नहीं दी गई। ना कांग्रेस ने दी, ना शरद पवार वाली एनसीपी ने दी, ना ही उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना ने दी। उस वक्त हमें यह बावर कराया गया कि ठीक है, मुसलमान को नहीं दी गई, एक सीट तो दे सकते थे। मालेगांव जैसे इलाके से या किसी और इलाके से महाराष्ट्र में पार्लियामेंट के अगर आपके सीटों का आप जायजा लें तो कम से कम 13 सीटें ऐसी हैं 48 में से, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 48 में से 13 सीटें ऐसी हैं जहां से अगर सब मिलके चाहें, जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, जो सेक्युलर होने का दम भरते हैं, अगर वो पार्टियां चाहें तो 13 मुस्लिम पार्लियामेंट के मेंबर चुन के आ सकते हैं। एक भी नहीं दिया। उस वक्त ये कहा कि मोदी को रोकना है, एनडीए को रोकना है। मुसलमानों ने मुल्क की बका के लिए, आइन की बका के लिए, मुल्क के संविधान को बचाने के लिए इंडिया अलायंस का, एमवीए का भरपूर साथ दिया और मुसलमानों ने एकजुट होकर एक तरफा वोट दिए एमवीए को, जिसका नतीजा ये रहा कि 48 में से 33 सीट जो है वो एमवीए को मिली। और पूरे हिंदुस्तान में
मुसलमानों ने और सेक्युलर वैल्यूज की कदर करने वालों ने इंडिया अलायंस के हक में वोट दिया, और जो 400 पार का नारा लगा रहे थे उनको जो है 240 तक रोक दिया। अब इसमें हम मुसलमानों का कितना बड़ा रोल है, इसका एहसास ये एमवीए वालों को या इंडिया अलायंस वालों को नहीं है। पार्लियामेंट इलेक्शन के फौरन बाद जो है, या उससे पहले शायद आगे पीछे, महाराष्ट्र में टीचर्स और ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के इंतखाबात हुए, एमएलसी के 4 सीटें थी। हमने डिमांड किया, मैंने ट्वीट किया कांग्रेस के लीडरान को, उद्धव बाला साहेब ठाकरे को और नाना पटोले जी को, पर्सनल शरद पवार और सुप्रिया ताई को भी किया हमने, कि 4 में से 1 सीट मुसलमान को दें। 2 ग्रेजुएट 2 टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो 1 सीट कम से कम 4 में से 1 सीट मुसलमान को दें, नहीं दी है। उसके बाद 11 एमएलसी के चुनाव आए, महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव आए, जिसमें 11 उम्मीदवारों को चुना जाना था, उसमें भी एक भी मुसलमान नहीं है ना। आज जो है वो टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी और ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी से महाराष्ट्र में एक भी मुसलमान नुमाइंदा नहीं है। इसी तरह महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलसी एक भी मुस्लिम नहीं है। आप समझिए, ये क्रोनोलॉजी समझिए। अब बहुत देश के बहुत बड़े नेता हैं एनडीए के, वो हमें क्रोनोलॉजी समझाते हैं हमेशा। मैं आज आपको क्रोनोलॉजी समझा रहा हूं कि पार्लियामेंट में एक भी सीट नहीं, टीचर और ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक भी सीट नहीं, एमएलसी में एक भी सीट नहीं। आज 288 सीटों पर महाराष्ट्र में इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसमें 10 तो सीटिंग है ही ऑलरेडी। 10 एमएलए हमारे हैं, मैंने मुस्लिम एमएलए डिफरेंट पार्टी से। आज एमवीए ने 13 सीटें दी है सिर्फ 288 में से। शायद आप लोगों को याद होगा कि पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद हम लोगों ने उसी वक्त से, कुछ हमारे दोस्तों ने, उसमें मैं खाकसार नाचीज भी शामिल था, मैंने ट्वीट किए, मैंने पोस्ट भेजी, मैंने वीडियो वायरल किए कि असेंबली इलेक्शन जब आएंगे 288 सीटों के, तो महाराष्ट्र में मुसलमानों की पॉपुलेशन का तनासुब, पॉपुलेशन का रेशियो 12% है। 288 सीटों का अगर आप 12% निकालें तो कम से कम 35 सीटें बनती हैं। 35 सीटें ना देते हुए आप 30 तो देते। हमने ये डिमांड किया, अखबारों में भी दिया हमने, कि 288 में से 30 सीटें मुसलमानों को दी जाए। और ये 288 में से यकीन करें आप 23 जगह जो है ऐसी हैं जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी है, वो 23 सीट आसानी जीती से आ सकती हैं। और ये जो सेक्युलर पार्टी बोलते हैं, यानी एक हिंदू खड़ा होता है तो मुसलमान उसको वोट देते हैं, तो अगर हमारा एक मुस्लिम भाई खड़ा होता है तो हमारे जो सेक्युलर हिंदू भाई हैं वो क्यों वोट नहीं देंगे? लेकिन ये पार्टीज नहीं चाहती। ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर, जिन्होंने सेक्युलरिज्म का ठेका ले रखा है ना, ये एमवीए में शामिल तमाम पार्टियां, ये जो है ठेकेदार बनी हुई है। ये अगर चाहें तो 30 में से 23 एमएलए हम आराम से जीत कर आ सकते हैं, लेकिन नहीं। आज देखिए आप कि 288 में से सिर्फ 13 मुसलमानों को सीट दी। एमवीए की बात करो, उन 13 में से भी 3 सीट जो है समाजवादी पार्टी की है। अबू आसिम आजमी साहब ने लड़ झगड़ के वो 3 लोगों को खड़ा किया। आज जो है नॉमिनेशन वापस लेने का आखिरी दिन है, आज वो पिक्चर और क्लियर होगी कि कौन रहता है और कौन जाता है। अब 13 में से 3 हटा दीजिए समाजवादी की, तो बची 10, यानी कांग्रेस, शरद पवार साहब की एनसीपी और उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना ने सिर्फ 10 लोगों को उम्मीदवारी दी है। ये 10 में से 8 या 9 पुराने हैं और जो तकरीबन 15-15 साल से अपने एरिया का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। क्या कांग्रेस जो 150 साल पुरानी पार्टी है और जिसने देश पे कमोबेश 65 से 70 साल राज किया है और तकरीबन हर स्टेट में इनके चीफ मिनिस्टर्स कभी ना कभी रहे हैं, कहीं कहीं तो इन्होंने स्टेट में भी 4-4, 5-5 बार इनके सीएम बने हैं लगातार,
तो क्या ऐसी पुरानी पार्टी जिसका बेस है, जिसका कैडर है, क्या उनके पास सेकंड लाइन नहीं है? क्या उनके पास सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप नहीं है? क्या इनको नौजवानों को आगे नहीं लाना चाहिए था? आज आके वही घिसे पिटे चेहरे जिनको आवाम अब ठुकराने वाली है, इन लोगों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के अलावा इन्होंने काम नहीं किया, इन्होंने काम नहीं करने के अलावा जो गलत काम किए हैं उसके खिलाफ आवाम का और पब्लिक का गमो गुस्सा है। आज आप देखिए कि एक बहन जो है एमपी बन गई, अब उस एमपी बनी हुई बहन की जगह उसकी छोटी बहन को एमएलए की टिकट दे दी गई। अरे सर, वहां काम करने वाले कांग्रेसी हैं जिन्होंने अपनी उम्र दे दी है, अपनी सारी जिंदगी जो है कांग्रेस को आगे बढ़ाने में और जिंदाबाद नारे लगाने के लिए, बैनर लगाने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए, कांग्रेस के लिए जिंदगी सर्व कर दी। क्या उन लोगों में से कोई इस लायक नहीं था कि जो एमपी बन चुकी बहन, उसकी बहन को ही टिकट देने के बजाय उनको दे देते हैं? ये सवालात हैं। तो अब एमवीए के 10 जो उम्मीदवार हैं, पुराने हैं, आजमाए हुए हैं, उनके खिलाफ गमो गुस्सा है। और वो गमो गुस्सा इसलिए है कि 288 में से सिर्फ 10 लोगों को एमवीए ने दिया। 3 समाजवादी की अगर छोड़ दें तो 10 पे ही हम आते हैं। तो हम मुसलमानों की यही औकात है, मुसलमानों के वोट चाहिए, लेकिन मुसलमान नहीं चाहिए। वोट के लिए हमारे दर दर आते हैं, हमारे दरवाजे पे आते हैं, भीख मांगते हैं, बार बार आते हैं, 5 साल नहीं दिखेंगे जीतने के बाद, ये बादशाह बन जाते हैं। हालांकि ये हमारे पब्लिक सर्वेंट है सर। मैं आप लोगों से कह रहा हूं, जो मेरी बात सुन रहे हैं, मैं आप लोगों से मुखातिब हूं, आप लोगों से एड्रेस कर रहा हूं। आप राजा हैं, ये हमारे नौकर हैं। अगर आप संविधान उठा के देखें तो एमपी, एमएलए, कॉर्पोरेटर, ये सब पब्लिक सर्वेंट्स हैं। लेकिन ये सर्वेंट नौकर बन के कब आते हैं? जब उनको हमारे वोटों की जरूरत होती है। हमारे सामने 10-10 बार आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, और जीत जाने के बाद ये जो पुराने हुकुमशाही थे, जो बादशाह थे, जो शहंशाह थे, जो नवाब थे, जो राजा रजवाड़े थे, जिनके सामने हाथ बांध के खड़ा होना पड़ता था, ये वो बन जाते हैं। आप इनसे मिल नहीं सकते। तो और इसमें गलती हमारी है, क्योंकि हम राजा, हम नौकर बन गए, और वो जो हमारे नौकर है ना, हमने उनको राजा बना दिया। आज ये लोग 5-5 हजार स्क्वायर फीट के फ्लैट में रहते हैं सर जी। हर कॉर्पोरेटर, हर एमएलए, हर एमपी 5,000 स्क्वायर फीट के फ्लैट्स हैं इनके। तो कहने का मतलब ये कि गलती कहीं ना कहीं हमारी है। बात वापस मुस्लिम दुश्मनी पे। पार्लियामेंट के इलेक्शन के वक्त एक सीट नहीं, टीचर और ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के वक्त एक सीट नहीं, एमएलसी के लिए 11 एमएलसी जब बने, चुने गए, उसमें एक मुसलमान नहीं। अब 288 में से सिर्फ 13, वो भी 3 समाजवादी की। यानी इन्होंने मुसलमानों को समझ क्या लिया है? और अगर कोई जज्बे के साथ आगे आता है, अगर कोई कौम का हमदर्द आगे आता है, अगर वो इस मुस्लिम दुश्मनी के खिलाफ एहतजाज करते हुए आगे आता है, तो उसको बॉम्बे की जबान में वोट कटवा कहने लगते हैं कि ये वोट काटने आया है। अपनी सोच बदलिए सर जी। खुले दुश्मन और छुपे दुश्मन में फर्क कीजिए। खुला दुश्मन सामने से वार करेगा, छुपा दुश्मन आपकी पीठ में छुरा घोंपेगा। और क्या हम अपनी आने वाली नस्लों के बारे में सोच रहे हैं या नहीं? या हम जिस तरह की गटर में जिंदगी गुजार रहे हैं, जिस तरह से बेचारगी की, लाचारी की जिंदगी गुजार रहे हैं, इनके रहमो करम पे जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या ऐसे ही चलेगा? सोचिए, समझिए। बहलावे में, झूठी बातों में ना आइए। आप और हम, अल्लाह ताला ने आपको, हमको अशरफुल मखलूकात बनाया है। हम लोग जो है सुपर बीइंग है, अल्हम्दुलिल्लाह। अकल दिया है सोचने के लिए, देखने के लिए आंख दी है, सुनने के लिए कान दिए हैं। चलते फिरते हालात को देखिए, अपने एरिया पे नजर डालिए, अपने बच्चों पे नजर डालिए। ये जो मुस्लिम दुश्मनी
चल रही है, इस पे नजर डालिए, इसके बारे में सोचिए। क्यों मुसलमानों को मुसलमानों का हक नहीं दिया जा रहा? क्यों हम भीख मांगे? क्यों हम इनके सामने भीख का कटोरा लेके खड़े रहें? शरद पवार साहब को, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उद्धव ठाकरे साहब को क्या नजर नहीं आता कि हम 12% है महाराष्ट्र में? 35 सीट तो हमारी बनती ही है। 35 में से 30 दो, अब नहीं दिया इन्होंने। तो अब वक्त आ गया है कि हम इनको इनकी जगह बता दें, इनको सबक सिखा दें कि हम मुसलमान बेवकूफ नहीं हैं, हम जज्बाती हैं। मोदी को रोकने के लिए हमने पार्लियामेंट में आपका साथ दे दिया, लेकिन इस वक्त हम आपका साथ नहीं देंगे। हम उन उम्मीदवारों को जिता कर लाएंगे जो हमारे कौम का दर्द रखता है, जो हमारा दर्द रखता है, जो हमारे अपने में, हमारे बीच में से है, जो एक मिडिल क्लास आदमी है और जिसने काम करके बताया है। मैं हर जगह की, हर एरिया की बात कर रहा हूं। मैं आप तमाम लोगों से अपील कर रहा हूं, महाराष्ट्र के तमाम मुसलमानों से और सेक्युलर मेरे जो हिंदू भाई लोग हैं, मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूं कि इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाइए, वरना हमारी जो नस्लें हैं, जो अभी छोटी हैं, बड़ी हो जाएंगी, कल को ये हमें वो देंगी, दोष देंगी कि आपके पास बदलाव का एक वक्त आया था, आपने बदलाव नहीं किया। तो काम की बुनियाद पर वोट दीजिए। और इनकी जो मोनोपली है, मैं मुसलमानों से खास तौर पे कह रहा हूं, इन्होंने हमको जो हमारा बंधुआ मजदूर बना रखा है कि मुसलमान जाएंगे कहां? अरे हमें वोट दो, नहीं तो बीजेपी पिछले 25-30 साल से लोग इसी तरह बेवकूफ बनाते आ रहे हैं कि हमें वोट दो वरना बीजेपी जीत जाएगी। अरे साहब, क्यों जीतेगी? हम एकजुट होकर, एकमुश्त होकर, एक होकर हम हमारे वोट जो है उन लोगों को दे जो मुस्लिम कॉज को लेके चल रहे हैं, तो वो कैंडिडेट जीतेगा इंशाअल्लाह ताला। बस इसी बात को मैं समझाने के लिए आज आपके सामने हाजिर हुआ था कि खुले दुश्मन को तो हम पहचानते हैं कि ये खुला दुश्मन है, लेकिन खुदारा छुपे दुश्मन को पहचाने, आस्तीन के सांपों को पहचाने। और 20 तारीख के दिन पूरे महाराष्ट्र में जब आप वोटिंग करें तो सही नुमाइंदों को, सही उम्मीदवारों को और हमारे दोस्तों को वोट दें। थैंक यू।